तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम बता रहे थे आपको। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना ने 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे? तो फ्रांस, रसिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो मैं आपको बताना चाहूंगा तो आपका कौन सही हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए भैया इसमें कह रहा है 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम की बात कर रहा है। कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी क्वेश्चन है, क्योंकि कोल्ड वेदर की बात, ठंडी का मौसम है और इंपॉर्टेंट है, आपके सामने चल भी रहा है, ठीक है। तो आप जानते रहिएगा। तो भारत ने लद्दाख में, यानी कि भारत ने क्या किया, ध्यान समझिएगा, भारत ने कहां पर, भारत ने लद्दाख में क्या किया? एलएसी के साथ, किसके साथ? एलएसी के साथ, किसके साथ? एलएसी के साथ क्या किया है? यानी कि एलएसी के साथ लगे फ्रंट क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के लिए, जो लद्दाख में आपके ठंडी बहुत पड़ती है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या किया? अपनी सैनिकों के लिए, यानी कि यूएसए से, यानी कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम से 11,000 सेट खरीदे। कितना? 11,000 सेट खरीदे हैं। किससे खरीदे? आपका यूएसए से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप जानते रहिएगा, ठीक है। तो आपका कौन सही हो जाएगा? आपका भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं? तो भैया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कोल्ड यानी कि क्लोथिंग सिस्टम, भैया मैं आपको बता दूं, ये जो सेनाएं हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपके चाइना, यहां पर चाइना के बॉर्डर तिब्बत पे, ठीक है ना, और सियाचिन आप जानते होंगे, जहां पर आपकी कोल्ड वेदर होती है, जहां ठंडा मौसम की बात कर रहा, वहां पर यानी कि ठंडे मौसम में कपड़े सैनिकों को पहनने के लिए जो बॉर्डर में बेचारे खड़े रहते हैं, ठीक है ना, जो हमारे जवान वहां पर खड़े रहते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने क्या किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर यानी कि खरीदने का एक समझौता किया है, ठीक है, जिससे कि सैनिकों की ठंड से, यानी कि सैनिकों, जो सैनिक है हमारे, वो ठंड से थोड़ा सा बचे रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 7 नवंबर को इसरो ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? 7 नवंबर को किया जाएगा, ठीक है। 7 नवंबर की बात कर रहा है। 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? आपका ए है एसोस एक्स, ठीक है, एस यानी कि एएसओएस एक्स, और बी कर रहा है ईओएस फर्स्ट, सी कर रहा है एलवीएस 2, डी कर रहा है पीवीएस 1। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। एक वहां से रक्षा अनुसंधान से डिफेंस का करंट आपसे एग्जाम में जरूर पूछता है, इसलिए मैं हर आपके करंट में, हर टॉपिक में, कभी लड़ाकू विमान से, कभी आपके राफेल से, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन डालता रहता हूं कि जिससे कि आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहे, आते रहे क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट में, जिससे कि डिफेंस से अगर एक दो क्वेश्चन पूछेगा तो आप बेहतरीन से बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में हो सके। तो चलिए, तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपका कौन सही होगा, कौन सा सही हो जाएगा? आपका ईओएस फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा? यानी कि 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो ईओएस फर्स्ट द्वारा। अब देखिए, जो ईओएस फर्स्ट होता है क्या होता है? किसके द्वारा किया गया? इसरो द्वारा। अब भैया थोड़ा सा मैं समझ लूं इसरो की बात, उसके बाद ईओ फर्स्ट की बात बताता हूं। धैर्य बनाइए, करंट आपको ऐसा ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। अब देख इसरो का मतलब देखिए भैया, सबसे पहले क्या होता है, जो पहली बार जो है वो जान जाए, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसकी बात कर रहा है? आपका इसरो की बात कर रहा है, ठीक है, याद रखिए किसकी बात कर रहा है? आपका इसरो की बात कर रहा है। जो इसरो की बात कर रहा है, इसरो की जो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी जो स्थापना हुई है, ये स्थापना आपकी कब हुई है? 1969 में। कब हुई है स्थापना? 1969 में। इसका जो मुख्यालय है आपका, सभी को पता होगा, मुख्यालय है आपका कहां पर? बंगलुरु में। कहां पर है? बंगलुरु में, ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा। इसके जो आपके जो निदेशक हैं, यानी कि कौन है आपके? के सिवान जी, ठीक है, आप जानते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, यानी कि इसरो के अध्यक्ष की बात कर रहा है तो के सिवान, ठीक, आप जानते रहिएगा। तो इसरो की ये तो बात हो गई, इसरो की बात थोड़ा सा छोटा सा ये हो गया, यानी कि छोटा सा ये आपके लिए एग्जाम के लिए डोज है, ये आपके एग्जाम में हर बार पूछता है, हर बार मैं इसको बताता हूं। अब बात आती है भैया कि किस उपग्रह प्रक्षेपण किया जाएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कौन सा हो जाएगा? ईओएस फर्स्ट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया कि ईओएस फर्स्ट है क्या ये, ठीक है, मैं इसको भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं हमसे करंट, तो भैया कंटेंट आपको जानना या लेना बहुत ही जरूरी है।
क्योंकि आपसे इससे ही आपका माइंड डेवलप हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईओएस फर्स्ट होता क्या है। ईओएस फर्स्ट देखिए क्या होता है, क्या ईओएस, ठीक है, इसलिए मैं दिख रहा हूं क्योंकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मैं इस तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है। ईओएस मतलब क्या होता है, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम, अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम। तो जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम है ईओएस फर्स्ट, ठीक है ना, इसी का यानी कि अभी उपग्रह का प्रक्षेपण कौन करेगा, आपका इसरो करेगा। अब देखिए इसरो 01 और 9 कस्टमर सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। इसके साथ क्या करेगा, 9 कस्टमर सैटेलाइट क्या करेगा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसके बाद इसको समझाते हैं। 9 कस्टमर सैटेलाइट की बात कर रहा है। 9 कस्टमर सैटेलाइट को मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, 9 कस्टमर सैटेलाइट, 9 कस्टमर सैटेलाइट, दोनों का मतलब आपको समझाना है। एक है क्या 9 कस्टमर सैटेलाइट और दूसरा क्या है अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम। इन दोनों का जो है परीक्षण किया जाएगा, ठीक है ना। जो परीक्षण करेगा कौन करेगा, इसरो करेगा, ठीक है। ये 7 नवंबर 2020 को किया जाएगा। किस यानी कि किस यान के द्वारा किया जाएगा भैया, तो मैं आपको बता दूं, यानी कि PSLV C49 में किसके द्वारा इन दोनों का परीक्षण किया जाएगा, PSLV किसके द्वारा किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, PSLV C49 किसके द्वारा, PSLV C49 के द्वारा क्या किया जाएगा, यानी कि इसका प्रक्षेपण किया जाएगा, ठीक है। आप जानते रहिएगा PSLV C49 के द्वारा क्या किया जाएगा, इसका प्रक्षेपण किया जाएगा, किसका, आपका ईओएस फर्स्ट यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम और 9 कस्टमर सैटेलाइट, यानी कि दोनों का जो परीक्षण साथ में किया जाएगा, कहां पर, PSLV C49 के द्वारा, आप जानते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका ईओएस फर्स्ट है क्या, कहते किसको है, इसका कार्य क्या है, इसको भी मुझे जानना है, तो मैं आपको बता दूं। तो जो आपका ईओएस फर्स्ट है यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम जो है, ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इसको क्या बोलते हैं, आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या है ये, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अब देखिए जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है वो उपग्रह है, यानी कि वो ऐसा उपग्रह है जो गैर सैन्य, जैसे पर्यावरण हो गया, ठीक है ना, किसकी बात, एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण हो गया, और किसकी बात हो गया, यानी कि पर्यावरण पर निगरानी, और जैसे मौसम विज्ञान हो गया, ठीक है, मौसम विज्ञान, नक्शा बनाने और आदि का उपयोग करता है। ये विशेष रूप से यानी कि इसको कहा जाए तो पृथ्वी का अवलोकन एक प्रणाली है। ईओएस फर्स्ट क्या है, पृथ्वी का अवलोकन प्रणाली है। इसमें देखिए क्या क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, यानी कि ऐसा उपग्रह जो गैर सैन्य, जैसे पर्यावरण हो गया, यानी कि कौन कौन सा बात, यानी कि पर्यावरण की बात, किसकी बात, पर्यावरण की बात, उसके बाद फिर आपका मौसम विज्ञान की बात, किसकी बात, मौसम विज्ञान की बात, पर्यावरण की बात, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा और कौन सा है, और चर्चा करना चाहूंगा, और इसमें विशेषता क्या है, नक्शा बनाना, क्या करना, नक्शा बनाना आदि का काम है, यानी कि इसका क्या काम है, पृथ्वी का अवलोकन करना। पृथ्वी के अवलोकन करने के लिए ईओएस फर्स्ट बनाया गया। अवलोकन कैसे किया जाएगा आपका, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, नक्शा बनाने में, ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी अवलोकन, विशेष रूप से इसे कहा जाए तो पृथ्वी अवलोकन प्रणाली है क्या, आपकी ईओएस फर्स्ट। इसको आप जानते रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ईओएस फर्स्ट आपको पता चल गया पृथ्वी अवलोकन प्रणाली है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 कस्टमर सैटेलाइट क्या है आपका 9 कस्टमर सैटेलाइट, इसको भी भेजा जा रहा है, ठीक है। 9 कस्टमर सैटेलाइट जो या और ईओएस जो किसके द्वारा भेजा रहा है, PSLV C49, आप इसको लिख लीजिएगा, PSLV C49 के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसे प्रक्षेपित किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि 9 कस्टमर सैटेलाइट होता क्या है, ठीक है।
तो जो है 9 कस्टमर सैटेलाइट की अगर मैं चर्चा करूंगा, 9 कस्टमर सैटेलाइट ये क्या है, इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, आपको ध्यान समझिएगा। तो इस सैटेलाइट में क्या किया जाता है, इस सैटेलाइट में, ये जो सैटेलाइट है 9 कस्टमर सैटेलाइट, इसमें क्या किया जाता है, इस सैटेलाइट में जो है सिंथेटिक अपर्चर राडार, यानी कि सिंथेटिक अपर्चर राडार, इसको बोलते हैं क्या, SAR, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर राडार का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसकी अगर मैं चर्चा करूंगा, किसकी बात, SAR, ठीक है, क्या, किसकी बात, SAR, यानी कि सिंथेटिक, जान दीजिए भैया, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो एक एक चीज बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, सिंथेटिक अपर्चर राडार, इसका मतलब होता है SAR। तो सिंथेटिक अपर्चर राडार के द्वारा यानी कि क्या किया जाएगा, यानी कि इस्तेमाल किया गया इस सैटेलाइट में किसका इस्तेमाल किया गया है, सिंथेटिक अपर्चर राडार का इस्तेमाल किया गया, किसमें, 9 कस्टमर सैटेलाइट में। अब देखिए क्या करता है ये, अब ये क्या करता है कि जो दुश्मन होते हैं ना, दुश्मन की किसी भी हरकत पर नजर रखने में कारगर साबित होगी। यानी कि इसका काम क्या है कि दुश्मन के किसी भी हरकत पर, दुश्मन के किसी भी हरकत पर नजर रखने में कामयाब होगी, ठीक है, आप जानते रहिएगा, ठीक है। तो पढ़ाने भैया मेरा तरीका यही है, आराम से पढ़ाता हूं। अगर आपको बहुत जल्दी देख रहा है भैया, विस्तृत देखना है, तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाने के साथ ही आप बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है और कम समय लगे तो और कम समय तो लगेगा ही, लेकिन अभी वीडियो है भैया, तो आराम से रिलैक्स होकर चीजों को पढ़िएगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर जितना हमको समय देंगे उतना मैं बेहतरीन तरीके से ज्यादा चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। तो बताइए, इतना अगर आप जान गए हैं, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा नहीं। इसमें है कि 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, तो EOS फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी लोग बताइएगा इसको, सभी लोग कमेंट करके इसको बताइएगा कि सही कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जिसमें आपको बताता हूं कि भारत ने डेवलप यानी कि विकास परियोजनाओं के लिए क्या किया है, यानी कि विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट करने का कितना विस्तार लिया, 4 ऑप्शन दिया है। 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी दिया है आपका 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सी दिया है 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और 1 दिया है आपका, यानी कि डी आपका दिया 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना बिलियन डॉलर, तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या दिया है आपका, यानी कि आपका 1 बिलियन डॉलर, कौन सा हो जाएगा, 1 बिलियन डॉलर। इसकी बात कर रहा है भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए, किसके लिए, विकास परियोजनाओं के लिए क्या किया है आपका, यानी कि एशिया, यानी कि ये मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का किसका यानी कि कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है, तो कितना विस्तार करने का लिया है, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसको आप जानते रहिएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भैया इसमें शब्द आते हैं, शब्दों को समझना और पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन शब्दों को नहीं करें तो देखिए आप बहुत चैनलों पे आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, लेकिन इस तरीके से चीजों को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी सबको नहीं पता होगा, ठीक है, कि इस चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूं। तो भैया आप क्या कीजिएगा, चैनल को, यानी कि चैनल की बात तो सब्सक्राइब करिएगा ही, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर करिए, जिससे लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। वो कुछ लोग जो है दूर चले गए हैं लॉकडाउन में, ठीक है, उनको पता नहीं है, जानकारी नहीं हो पाई है कि हम किस चैनल पे पढ़ा रहे हैं। तो भैया आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच पाए और बेहतरीन से बेहतरीन वो आनंद ले पाए। तो भैया इसमें आपको बताना चाहूंगा कि क्या है आपका लाइन ऑफ क्रेडिट, जैसे दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट LOC, ठीक है ना, LOC, यानी कि LOC का मतलब मत समझिए लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, इसमें दिया है आपका LOC शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि भारत में विकास परियोजनाओं को मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट को कितना विस्तार। अब पहले हम तो पहले ये तो जाने कि लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है, उसके बाद तो विस्तार करने की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले देखिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है ये क्या होता है, यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट। अब देखिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है इसका मतलब क्या होता है, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है।
आप देखिए, अगर चीजों को आप समझेंगे तो एग्जाम में अपने आप क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये क्या करता है कि जो व्यापारी होते हैं, ठीक है ना, यानी कि व्यापारी और लैंडर के बीच एक तरह का समझौता होता है। किसके किसके बीच? यानी कि व्यापारी और लैंडर के बीच, व्यापारी और लैंडर के बीच एक तरह का क्या होता है? ये समझौता होता है, एक तरह का समझौता होता है। आप जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एलओसी, यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करा, व्यापार करने की बात करा, आप जानते रहिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इस समझौते के हिसाब से लैंडर आपको यानी व्यापार के मालिक को एक निश्चित धन देने का वादा करता है। यानी कि व्यापार के मालिक को एक निश्चित धन देने का वादा करता है। क्या करने का? धन देने का वादा करता है, ठीक है। इसको आप जानते रहेगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इतना आपको पता चल गया कि एलओसी यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल गया है। तो एडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है, यानी कि ऋण व्यवस्था की बात की है। इसके बीच व्यापारी और लैंडर के बीच क्या होगा? यानी कि एक समझौता होगा। इसके तहत जो है एक निश्चित धन देना पड़ेगा, ठीक है ना। कर्ज, अगर ऋण की बात करेगा तो आपको जो है इसमें जो है आपको यानी कि इस मालिक को निश्चित धन देने का वादा इसमें करना पड़ेगा। एलएसी लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करने का निर्णय यही लिया है। कितना करने के लिए है? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये इसलिए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपके लिए अगले क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। बेहतरीन तरीके से वीडियो को करिएगा, बताइए कौन सा सही होगा। कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? किसके बीच? स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन ए है आपका कैमरून है, आपका ऑप्शन नंबर बी है क्या? नाइजीरिया है, सी आपका क्या है? डेनमार्क है, और डी आपका क्या है? कंबोडिया। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिए गए। जल्दी जल्दी कमेंट करके अगर बता भी दीजिएगा कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि लाइव नहीं है। लाइव 1-2 दिन में मैं आपके सामने आ जाऊंगा, रोज ज्ञान गोदावरी चैनल पर ही आऊंगा, ठीक है। ज्ञान गोदावरी चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सुबह में 8 बजे, मॉर्निंग में 8 बजे ये वीडियो आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को अगर हमारे साथ सॉल्व करते रहिए तो उम्मीद मैं वादा करता हूं कि क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। आप चाहे पेपर दें कोई, चाहे न दें, लेकिन आपको करंट यहीं से पढ़ना है, ठीक है, जिससे कि आपका माइंड बेहतरीन तरीके से डेवलप हो पाए और बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम में भी आप क्वेश्चन को कर पाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर अभी हाल ही में क्या की है? मंजूरी प्रदान की है। तो किसने प्रदान किया? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा? कैमरून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आपका कैमरून। तो देखिए भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ सॉरी कैमरून नहीं, आपका क्या हो जाएगा? कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका कंबोडिया। इसको आप जानते रहिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंबोडिया ही लगाइएगा भैया। तो आपका कौन सा हो जाएगा? भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा? कंबोडिया। माइंड में आप सेट कर लीजिए, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर 2020 यानी कि अभी कुछ ही दिनों पहले 29 अक्टूबर 2020 को स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया है? सहयोग का विस्तार करने के लिए, यानी कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग में विस्तार करने के लिए भारत और कंबोडिया की मैं बात करूंगा, तो भारत और कंबोडिया के बीच जो है एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया गया। इसको आप जानते रहिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए किया गया है? आप देखिए किसके लिए, मैं लिख दूंगा यहां पर, यह समझौता किस लिए किया गया है। यह समझौता जो है आपका भारत और कंबोडिया के साथ किस लिए किया गया है? अब देखिए किस लिए किया गया, मैं आपको बताऊंगा। यानी कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग विस्तार करने के लिए। किसके लिए? स्वास्थ्य ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए
सहयोग, यानी किसके किसके लिए अगर मैं बात करूंगा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए सहयोग में क्या करेगा, बढ़ावा देने के लिए अभी एक आपका क्या हुआ है, समझौता हुआ है। ठीक है, इसी समझौता ज्ञापन पर क्या हुआ है, आपका हस्ताक्षर हुआ है किसके किसके बीच, भारत और कंबोडिया के बीच। तो देखिए ये जो समझौता हुआ है भैया, ये समझौता जो है चिकित्सा के लिए आपके हुआ है, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। ठीक है, एक दूसरे की सहयोग करेंगे चिकित्सा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो भैया ये जो समझौता हुआ है आपका कितने दिन के लिए हुआ है, ये समझौता आपका 5 साल तक के लिए लागू है। कितने साल तक, 5 साल तक के लिए लागू है। 5 साल तक के लिए, 5 साल तक के लिए आपका क्या है, लागू है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद और इसमें अगर जानने वाली चीज आपको बताऊं इसमें, तो देखिए दोनों देशों के बीच जो भागीदारी वाले क्षेत्र हैं, दोनों देशों के बीच भागीदारी वाले क्षेत्र जो हैं, ये मुख्य रूप से मातृ और बाल स्वास्थ्य महामारी, जैसे कि महामारी की बीमारी चल रही है, ठीक है, कोरोना कोविड-19 का समय चल रहा है, इसके बीच स्वास्थ्य की चर्चा, विज्ञान तथा रोग नियंत्रण, संक्रामक और असंक्रामक दोनों शामिल है। इसी के लिए अभी हाल ही में भारत और कंबोडिया के बीच क्या हुआ है, एमयू यानी कि एमओयू है, यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, जानते रहिएगा, वैलिडिटी इसकी 5 साल तक के लिए क्या है, ये लागू रहेगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया। बहुत बढ़िया, धरनी पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है धरनी पोर्टल की बात कर रहा है, तो भैया धरनी पोर्टल ध्यान दीजिएगा, धरनी पोर्टल है ये। इस धरनी पोर्टल को लॉन्च किया किस राज्य के मुख्यमंत्री ने। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है तमिलनाडु, बी दिया है कर्नाटक, सी आपका आंध्र प्रदेश, डी आपका तेलंगाना। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिए गए। जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप, ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप जो वीडियो को देखिएगा, ठीक है, वीडियो को देखिएगा जल्द से जल्द, एक आध दिन में, बस एक कल या तो परसों मैं आपके सामने जो है लाइव क्लासेस सुबह 8 बजे आऊंगा। आप अगर वीडियो को आप पसंद आ रहा है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो में आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक, करंट का और पॉलिटी का दोनों का। तो इसमें आपको भैया कौन सा सही हो जाएगा, धरनी पोर्टल की बात कर रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि धरनी पोर्टल होता क्या है, क्या होता है आपका धरनी पोर्टल, और धरनी पोर्टल को किस यानी कि किस राज्य में लागू किया गया है, किस लिए लागू किया गया है, इसकी जो है धरनी पोर्टल जो लागू हुआ, कौन लागू किया है, और जो लागू किया है उसकी स्थापना कब हुई है, उसका मुख्यालय कहां पर है, पूरी जानकारी आपको, पूरी विस्तृत चर्चा बस इसी एक वीडियो में बेहतरीन तरीके से मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि कौन सा आपका सही हो जाएगा, कौन सा इसमें आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए धरनी पोर्टल की बात करें तो धरनी पोर्टल, तो भैया आपको कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा आपका, तेलंगाना हो जाएगा। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया, तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च अभी करने की घोषणा की। तो भैया क्यों लॉन्च किया है धरनी पोर्टल, और क्या होता है धरनी पोर्टल, और धरनी पोर्टल को बनाया कौन है, ठीक है ना, क्यों, कौन सी संस्था ये काम करता है, तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताने चल रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट डाउन करते रहेगा, और बेहतरीन तरीके से अगर चीजों को आप वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको ऐसी ही चीजें याद हो जाएंगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो धरनी पोर्टल है किसने किया, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के बाद बताऊंगा संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके लिए, अब भैया देखिए पहला पॉइंट इसमें आपको बताऊंगा किसके लिए, आपकी संपत्ति पंजीकरण के लिए। किसके लिए, संपत्ति पंजीकरण के लिए एक लॉन्च किया गया है पोर्टल, जिसका नाम है क्या आपका, धरनी पोर्टल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि धरनी पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल को लॉन्च करने का इसका उद्देश्य क्या है। जो धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया, इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका उद्देश्य है कि पंजीकरण प्रक्रिया में यानी कि खामियों को कम करना है। पंजीकरण प्रक्रिया में यानी कि पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना, प्रक्रिया में क्या करना, खामियों को क्या करना, कम करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका बना है धरनी पोर्टल, इसके लिए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से चीजों को समझिएगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि धरनी पोर्टल क्या है।
अब देखिए जो धरनी पोर्टल है, तो पहली बात तो संपत्ति पंजीकरण किस लिए बनाया गया, किस लिए बनाया गया है धरनी पोर्टल, किस लिए बनाया गया, तो भैया संपत्ति पंजीकरण के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करने का जो उद्देश्य, यानी कि पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना उद्देश्य है इसका धरनी पोर्टल बनाने का। अब देखिए जो धरनी पोर्टल है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये धरनी पोर्टल है क्या, ठीक है। अब देखिए धरनी जो पोर्टल है, ये एक तरह की एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है। ये क्या है, आपकी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली। धरनी पोर्टल एक तरह की क्या है, धरनी पोर्टल एक तरह की भूमि प्रबंधन प्रणाली है, ठीक है। क्या है आपकी भूमि प्रबंधन प्रणाली, आप जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी। ये क्या है आपका धरनी पोर्टल एक तरह की क्या है आपका भूमि प्रबंधन, यानी कि एकीकृत भूमि रिकॉर्ड। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एकीकृत, यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यहां पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली। क्या है, भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली। तो भूमि रिकॉर्ड जो प्रबंधन प्रणाली है, एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन जो प्रणाली है आपकी धरनी पोर्टल एक तरह की एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है, ठीक है। अब देखिए जो भूमि रिकॉर्ड प्रणाली है, यानी कि इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं इसको बताना चाहूंगा तो इसका का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड, यानी कि आपका मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा कल प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस पोर्टल को जो है किस लिए तैयार किया गया, ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका ये पोर्टल है किस लिए आपका धरनी पोर्टल तैयार किया गया, ये भी क्वेश्चन उठता है, किस लिए तैयार किया गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किस लिए तैयार किया गया, क्योंकि इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचनात्मक केंद्र एनआईसी ने विकसित किया है, यानी कि राष्ट्रीय सूचनात्मक केंद्र एनआईसी ने इसको विकसित किया। किसने विकसित किया इसको किसने विकसित किया भैया, एनआईसी ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है, एनआईसी ने क्या किया, इसको विकसित किया है। किसको विकसित किया है, धरनी पोर्टल को, जानते रहिएगा धरनी पोर्टल को किसके विकसित किया है, एनआईसी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा एनआईसी क्या है, पूरा खोलता चला जाऊंगा मैं चिट्ठा, ठीक है। कहां से पूछेगा, पूछना चाहेगा, क्वेश्चन एक और आंसर आपके अनेक, प्लस क्वेश्चन भी इसमें अनेक, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से बाहर जाने वाला नहीं है, तो बेहतरीन तरीके समझिएगा इसको। एनआईसी ने विकसित किया है, एनआईसी का मतलब क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसको मैं हटाते चल रहा हूं, आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो है एनआईसी ने विकसित किया। सबसे पहली बात तो एनआईसी ने क्या किया, इसको विकसित किया है। अब देखिए जो एनआईसी ने विकसित किया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, एनआईसी होता क्या है, इसकी स्थापना कहां कब हुई है, ठीक है, इसका मुख्यालय क्या पर है, इसको आप जानते रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है। तो मैं सोचता हूं कि आप एग्जाम में क्वेश्चन तो सही कीजिए, उसके साथ साथ आप बेहतरीन आपकी समझ में विकसित हो पाए। अब देखिए जो एनआईसी की अगर मैं चर्चा करूंगा, एनआईसी ने तो विकसित किया, किसने, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि आपका एनआईसी ने विकसित किया। किसको, धरनी पोर्टल को। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन तो कोई बनाएगा नहीं, तो कोई बनाया, लेकिन मैं क्वेश्चन बनाया हूं क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आप याद रखिएगा क्योंकि चर्चा में है। अब देखिए जो एनआईसी है, एनआईसी की जो स्थापना है वो कब हुई है, 1976 में इसकी स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई है, यानी कि कब हुई है, 1976 में क्या हुई है, इसकी स्थापना किसकी, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना हुई है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका नेशनल इंफॉर्मेशन आपका जो सेंटर है,
यानी कि राष्ट्रीय सूचना जो केंद्र है, अगर इसकी चर्चा मैं करूं, स्थापना यानी कि स्थापना तो 1976 में हुई, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। 1976 में मुख्यालय नई दिल्ली में। इसमें महानिदेशक कौन है? महानिदेशक इसकी है नीता वर्मा, महानिदेशक है एनआईए के इस समय नीता वर्मा, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, आपका नीता वर्मा है महानिदेशक। 1976 में स्थापना नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और किसको एनआईसी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी को धरनी पोर्टल को विकसित किया। धरनी पोर्टल क्या है, मैंने अब धरनी पोर्टल के बारे में बता दिया है। धरनी पोर्टल क्या है आपका? धरनी पोर्टल संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल किसके लिए पहली बार लॉन्च किया गया? संपत्ति पंजीकरण के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। संपत्ति पंजीकरण के लिए जो धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया, इसके बाद इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है कि पंजीकरण प्रक्रियाओं में क्या करना, खामियों को कम करना है। आप जानते रहिएगा, ठीक है ना। धरनी पोर्टल क्या है? ये धरनी पोर्टल एक तरह की एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है। आप जानते रहिएगा, इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचनात्मक केंद्र यानी एनआईसी ने लॉन्च किया। एनआईसी के बारे में मैंने पूरी विस्तृत चर्चा कर दी है, तो ठीक है। इसे बेहतरीन तरीके से आप इस चीजों को समझे, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहने के लिए है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत आंसर आपको मिल रहे हैं, बहुत भी आंसर मिल रहे हैं। तो भैया ऐसा ही पढ़ना है आपको, जिससे कि आपका माइंड भी डेवलप हो पाए, बेहतरीन तरीके से चीजों को कर पाए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं, जितना कराना उतना पूरे बेहतरीन तरीके से पूरे डीपली व्याख्या आप ले रहे हैं, ठीक है, जिससे आप कोई भी एग्जाम में कोई भी पेपर आप बेहतरीन तरीके से कर पाए। चलिए, तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या करें? किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर नामक, देखिए क्या करा, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है। एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है आपके लिए। संदेश अनुप्रयोग जो विकसित किया है आपके लिए, किसने किया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है डीआरडीओ, बी आपका दिया इसरो, सी दिया है भारतीय सेना और डी आपका दिया प्रादेशिक सेना। क्या दिया है? डी आपका प्रादेशिक सेना। आप इसको जानते रहिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटीग्रेटेड, सिक्योर जो सिक्योर आपको दिया गया है, ठीक है, सिक्योर का जो मतलब नामक एक संदेश अनुप्रयोग किया गया है, जो सिक्योर है आपका, यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटीग्रेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसने विकसित किया है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, किसने विकसित किया है। तो भैया इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देख लीजिए इसको किसने किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा? भारतीय सेना ने। किसने किया है? भारतीय सेना ने, जानते रहेगा, भारतीय सेना ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अनुप्रयोग विकसित किया है, तो भारतीय सेना ने इसका अनुप्रयोग क्या किया, यानी कि विकसित किया है, ठीक है। तो इस नाम से एक साधारण मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित की है। क्या किया है? एक साधारण मैसेजिंग एप्लीकेशन। क्या किया है? एक मैसेजिंग एप्लीकेशन क्या किया है? इसको विकसित किया है, ठीक है। तो जो मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है, अगर मैं इसकी चर्चा करना चाहूंगा, मैसेजिंग एप्लीकेशन जो विकसित किया किसने? भारतीय सेना ने, ठीक है। इंटरनेट के लिए सिक्योर नामक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है, तो भारतीय सेना ने विकसित किया है, ठीक है। इसको आप जानते रहिएगा। तो देखिए, इस नाम से जो है एक साधारण मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है। तो यह जो एप्लीकेशन है, यह जो ऐप है, यह इंटरनेट पर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड विकसित वॉइस है ये, ठीक है ना। जो आपका कंप्यूटर का जिनका कोर्स होगा कंप्यूटर साइंस, वो जानते होंगे, गेट होता है एंड टू एंड, नैंड गेट, ये सब बहुत आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो कुछ जो नहीं जानते वो जान जाएंगे अपना, लेकिन इसमें मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि इसमें जो काम करता है एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का ये समर्थन करेगा। मेरा उद्देश्य बस यही है कि यानी कि टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग, ठीक है। टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग के लिए क्या करेगा? ये समर्थन प्रदान करेगा। तो सिक्योर नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया किसने? आपकी भारतीय सेना ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत बेहतरीन तरीके से कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया? अब देखिए भैया, जो टेस्ट आपका प्रेजेंट टाइम में जो होता था, कितने का होता था, इसके बारे में आपको बताऊंगा, और कितना अभी हाल ही में किया गया है इसको भी बताऊंगा, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, आप जानते रहिएगा, क्योंकि जानना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे एक आध क्वेश्चन को डाल देता हूं कि आपका माइंड में डेवलप हो जाए कि इसमें प्रेजेंट टाइम में चीजें क्या चली, मेरे एग्जाम व्यू पॉइंट आपके क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जो आपका जो है कितना किया गया आपका कोरोना टेस्ट करने का फैसला, तो भैया किसने किया है, तो आपका उत्तर प्रदेश ने किया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार, यानी कि हमारे प्रदेश सरकार, यानी कि हमारे प्रदेश के मुखिया श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने क्या किया है कि जो आपकी कोरोना टेस्ट थी ये पहले कितने थी, आपको 1500 रुपए देना पड़ता था। कोरोना टेस्ट का कितना? 1500 रुपए। लेकिन अब कितने में हो रहा है, यानी कि 600 रुपए का क्या हो रहा है, ये टेस्ट आपका हो रहा है। आप जानते रहे कितने रुपए का टेस्ट आपका? 600 रुपए का कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है हमारे यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, तो यूपी में जो है, यूपी में क्या किया गया है, चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मेडिकल कॉलेज, यानी कि चिकित्सा विभाग के आने वाले जितने भी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थान में आने वाले मरीज जो कोरोना होंगे, ठीक है ना, जो कोरोना पीड़ित ना होकर किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए आए हैं, मतलब कोरोना बीमारी को ना लेकर दूसरी बीमारी को इलाज के लिए अगर लेके आए हैं, तो उनकी इलाज से पूर्व किए जाने वाले कोरोना जांच में सस्ती कर दिएगा। भैया देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, जो आप हॉस्पिटल में जाते थे, ठीक है ना, तो आपको जो आपके साथ अगर जो जाते थे, सबसे पहले आपकी कोरोना टेस्ट होती थी। कोई बीमारी हो, जरूर नहीं आपको कोरोना ही हो, ठीक है, जरूर नहीं हो कोरोना हो, दूसरी बीमारी अगर होती थी तो उस दूसरी बीमारी में अगर क्या किया जाता था, पहले 1500 रुपए लिया जाता था। ठीक है, 1500 रुपए लिया जाता था, यानी कि जिसको कोरोना पॉजिटिव नहीं होता तब भी। लेकिन उसकी रियायत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, इस समय 600 रुपए टेस्ट कर दिया आपका, बिना आप टेस्ट किए किसी भी हॉस्पिटल में आप दिखा नहीं सकते। ठीक है, आप जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके तहत क्या किया गया है, एक नॉन कोविड केयर के मरीजों की, यानी कि कोरोना वायरस की क्या होगी, एक कोरोना जो नॉन कोविड केयर है, यानी कि जिनकी कोरोना यानी कि कोरोना की जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है लेकिन उनका जो है टेस्ट कराया जा रहा है, उनको क्या किया जाएगा, आरटीपीसीआर जांच में 60% की कमी, यानी कि आरटीपीसीआर में यानी कि कमी करते हुए कितना परसेंट, 60% की क्या की गई है, कमी की गई है। ठीक है, आप जानते रहिएगा। हाँ, तो देखिए अभी तक ऐसे मरीजों को कितना देने पड़ते थे, 1500 रुपए देने पड़ते थे। तो ये सिटी वैल्यू पर इन पे जो है, यानी कि एक वैल्यू होता है, आपसे मैं बता दूं, आरटीपीसीआर, जो आरटीपीसीआर होता है, कंप्यूटर इसमें मेडिकल की चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो आरटीपीसीआर होता है, आरटीपीसीआर का मतलब क्या है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आपका रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बना देता है। ठीक है, तो आप जानते रहेगा रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन, मैं यहां पर लिखूंगा जरूर, क्योंकि आरटीपीसीआर आपको जानना बहुत जरूरी है, आरटीपीसीआर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी देखा तो घबराइएगा मत, मैं जितना भी क्वेश्चन बन सकेगा मैं ज्यादा बना के आपके सामने क्वेश्चन को प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है इसका, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, आरटीसीटीआर, यानी कि आरटीसीटीआर है ना, आरटीपीसीआर है, हाँ, आरटीपीसीआर के द्वारा क्या किया जाएगा, आरटीपीसीआर में सबसे ज्यादा तो सबसे पहले इसको पूछे जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपको कोरोना पॉजिटिव से चीजें आपकी पूछे जाएंगे, उसके बाद अगर 24 से यानी कि आपको संक्रमण फैले खतरा का ना के बराबर होता है, इसमें इसकी जांच होती है आरटीपीसीआर कोरोना के लिए, यानी कि इस जांच से पता चलती है आपकी, यानी कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ उत्तर प्रदेश जानते रहिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है आपका कि भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिएगा। इसमें कह रहा है कि 5 अरब अमेरिकी डॉलर, बी कह रहा है 7 अरब अमेरिकी डॉलर, सी 1 अरब अमेरिकी डॉलर, 3 अरब अमेरिकी डॉलर, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, 3 अरब 4 अरब, भैया बताइएगा इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊं चाहूंगा कि 1 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका 1 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी किसके साथ, भारतीय स्टेट बैंक ने, यानी कि एसबीआई की बात कर रहा है,
तो भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? कितने पे हस्ताक्षर किए? तो आपको बताना चाहूंगा कि 1 अरब यानी कि 1 अरब अमेरिकी डॉलर पर हस्ताक्षर करने के लिए अभी मंजूरी प्रदान की गई। जानते रहेगा किसने? एसबीआई ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं अगर आपको बताऊंगा, देखिए इस समझौते के तहत जो है, ये समझौता जो हुआ है आपका अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक जो समझौता हुआ है, इस समझौते में कितने का यानी कि 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक की ओर से दिए जाएंगे। ठीक है ना, जापान अंतरराष्ट्रीय बैंक की तरफ से दिए जाएंगे कितना? यानी कि 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर, 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर। ठीक है, इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इसको आप नोट भी करिएगा, अपने माइंड में सेट भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आज आप लोगों ने इस पेपर को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन यानी कि विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका दिया रहा है 3 साल का, बी 4 साल का, सी आपका 5 साल का, डी आपका 2 साल का। जानते रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें समय ना खराब करते हुए मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा कितने साल का, यानी कि 2 साल का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने साल का? 2 साल तक, यानी कि किसके लिए? यानी कि डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए इनको प्रतिबंध लगाया गया है 2 साल तक के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप जानते रहेगा। तो पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियनशिप है ये, यानी कि पुरुष वर्ग के 100 मीटर के क्या है ये? विश्व चैंपियनशिप है। ठीक, चैंपियनशिप जिनका नाम है क्या? क्रिस्टियन कोलमैन। क्रिस्टियन कोलमैन जानते रहेगा। पूछेगा किस पर अभी डोपिंग टेस्ट पर 2 साल की वैधता लगाई गई, तो आप जानते रहेगा क्या नाम है? क्रिस्टियन कोलमैन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो इन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया। चलिए, तो आपका 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 10 क्वेश्चन आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको व्याख्या सहित आप व्याख्या सहित जो है इसकी आप बेहतरीन तरीके से टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए मिलेंगे आपसे यानी कि अगले डे। ठीक है ना, नेक्स्ट डे आपसे मिलूंगा मैं, तो लाइव क्लास के साथ। थोड़ी सी आज नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा 1-2 दिन क्लास वीडियो आपके सामने जा रही है, तो इसमें सहयोग करिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।